नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 6 समुद्री जल के गुण धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं समुद्री जल क्या है। समुद्री जल अथवा सागरी जल सागरों एवं महासागरों में पाया जाने वाला पानी है। समुद्री जल का जो औसत खारापन होता है वह 3.5% है, अर्थात प्रति किलोग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम सागरी नमक घुला हुआ होता है। समुद्री जल में मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड मिले हुए होते हैं। बच्चों पृथ्वी की सतह से या माने तो पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्रों में 70% से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ सागर खारे पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन के क्षेत्र में सागर अत्यावश्यक भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, परंतु माना जाता है कि सागर के वैज्ञानिक अध्ययन, जिसे हम समुद्र विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कप्तान जेम्स कुक द्वारा 1768 और 1779 के बीच प्रशांत महासागर के अन्वेषण के लिए की गई समुद्री यात्राओं से हुई थी। बच्चों हमारे जीवन में समुद्री जल की जो विशेषताएं हैं वह बहुत ही अधिक मानी जाती हैं। सागर के पानी की सबसे बड़ी विशेषता है इसका खारा या नमकीन होना। पानी को यह खारापन मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड द्वारा मिलता है। सागर की सतह पर जो लहरें उठती हैं, इनकी सतह पर बहने वाली हवा के कारण तैयार होती हैं। आप पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं कि लहरों का निर्माण कैसे होता है। तो लहरों का निर्माण कैसे होता है? हवा के कारण होता है। बच्चों प्रशांत महासागर जो है वह, ये देखिए, यह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा जल संचय है। अगर हम देखें तो भूपृष्ठ के क्षार पानी में आसानी से घुल जाते हैं और नदियों द्वारा समुद्र में प्रवाहित होते हैं। लाखों वर्षों की यह क्रिया जब निरंतर होती रहती है तो वाष्पीभवन के कारण समुद्र के केवल पानी का वाष्प बनता है और क्षार जो है वहीं पर रह जाते हैं। इसके कारण समुद्र का जो जल है वह खारा होता रहता है। बच्चों समुद्र जल का जो तापमान है वह किस कारण से होता है और कैसे होता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों समुद्र जल का जो तापमान है वह पृष्ठीय तापमान और गहराई के अनुसार उनके विभिन्न तापमानों के भी अध्ययन किया जाता है। जैसे समुद्री जल का जो तापमान है समुद्र जल के घनत्व का निर्धारण करता है। साथ ही तापमान समुद्र में रहने वाले जीव और वनस्पतियों पर भी अपना प्रभाव डालता है।
इसलिए समुद्र विज्ञान के अंतर्गत समुद्री तापमान का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों, पृथ्वी के धरातल के समान ही अगर हम देखें तो सागरी जल को जो तापमान मिलता है वह किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सागरी जल का तापमान -5 अंश सेल्सियस से 33 अंश सेल्सियस तक पाया जाता है। लेकिन सागरी जल का और दैनिक तापांतर लगभग 1 अंश सेल्सियस तक होता है, क्योंकि समुद्र का जल धीरे धीरे गर्म तथा धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जिसके कारण तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। बच्चों, सागरी जल के तापमान पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। सागरीय जो जल होता है उस पर सूर्य उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है, इस स्थिति का भी प्रभाव सागर के जल पर अपना प्रभाव छोड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए, यह आपकी विषुवत रेखा है, तो ऊपर का हिस्सा क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो सागर का जल है, यहाँ पर सबसे अधिक जो तापमान होता है वह अगस्त महीने में होता है, और उत्तरी गोलार्ध का न्यूनतम तापमान जो है वह फरवरी महीने में होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध का जो तापमान है वह अधिकतम तापमान फरवरी में और न्यूनतम जो तापमान होता है वह अगस्त महीने में होता है। बच्चों, भूमध्य रेखा से, जिसको आपको बताया गया अभी विषुववृत्त या विषुवत रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच, इसलिए इस रेखा का नाम भूमध्य रेखा भी पड़ा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यहाँ पे ध्रुव है आपका, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सागरी जल का तापमान धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। 0 अंश अक्षांश पर, यह आपका 0 अक्षांश है जिसको हम विषुववृत्त के नाम से जानते हैं। यहाँ पर समुद्र जल का जो तापमान है वह 33 अंश सेल्सियस होता है, अर्थात 800 फ़ारेनहाइट। और जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, 20 अंश अक्षांश पर आते हैं, तो वहाँ पर समुद्र जल का जो तापमान होता है वह 23 अंश सेल्सियस अर्थात 730 फ़ारेनहाइट। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, 40 अंश अक्षांश पर 14 अंश सेल्सियस अर्थात 570 फ़ारेनहाइट तथा 60 अंश अक्षांश पर 1 अंश सेल्सियस अर्थात 340 फ़ारेनहाइट तापमान रहता है। इसी तरह से हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यहाँ का तापमान भी इसी तरह से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। सागरी तापमान के वितरण पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भूमध्य रेखा से दूरी, जल एवं स्थल का असमान वितरण, प्रचलित पवने, सागरी धाराओं तथा स्थल से घिरे बंद या खुले महासागरों का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों, समुद्री जल का जो तापमान है वह अगर हम देखें तो कई प्रकार से प्रभाव डालता है। जैसे
सागरीय जल का तापमान जो है वह पृष्ठीय तापमान कैसे होता है, भूपृष्ठ पर। क्योंकि जब हम भूपृष्ठ पर देखेंगे तो वहाँ का तापमान जो है वह एक समान नहीं होता है। यह जो तापमान है वह अक्षांश रेखाओं के आधार पर बदलते रहता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते समय पृष्ठीय तापमान कम होता जाता है। पृष्ठीय तापमान विषुवत रेखा के जो समीप क्षेत्र है वहाँ पर 25 अंश सेल्सियस तथा मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में 16 अंश सेल्सियस और ध्रुवों के समीप 2 अंश सेल्सियस पाया जाता है। स्थान, समुद्री प्रवाह, चक्रवात, वर्षा, समुद्री लहरें, समुद्री जल की क्षारता कितनी है, वहाँ का प्रदूषण कैसा है, अभिसरण प्रवाह कैसा है, ऋतु आदि विभिन्न घटकों का समुद्री जल के पृष्ठीय तापमान पर बहुत बड़ा असर होता है। अगर इसे आगे हम बढ़ते हैं तो गहराई के अनुसार समुद्र जल का तापमान कैसा होता जाता है। जैसे जैसे हम समुद्र सतह से नीचे की ओर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ का तापमान कम होता जाता है। अगर हम अधिक गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर तापमान का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। गहराई के अनुसार तापमान में जो होने वाला अंतर है वह विषुवत रेखा के समीप, यहाँ पर विषुवत रेखा के समीप सबसे अधिक और मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में कम पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवीय प्रदेश में जो पृष्ठीय तापमान होता है वह और गहराई में पाए जाने वाला तापमान जो है वह दोनों क्या होता है, समान होता है। यहाँ का पृष्ठीय तापमान और समुद्र जल के अंदर जो तापमान है, गहराई के अनुसार जो तापमान, वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। 2000 मीटर की गहराई के बाद अगर हम देखते हैं तो समुद्र जल का जो तापमान है वह विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते समय सब जगह 4 अंश सेल्सियस तक ही पाया जाता है। अगर हम अधिक गहराई में जाते हैं तो समुद्र का जल कभी भी जमता नहीं है और साथ ही भूवेष्टी समुद्र की तुलना में खुले समुद्र का जो जल है उसका तापमान कम होता है बच्चों। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो सूर्य की किरणें हैं समुद्र के पृष्ठ से कुछ मात्रा में परावर्तित होती हैं और कुछ मात्रा में एक निश्चित गहराई तक ही पहुंचती हैं। बच्चों, जो महासागरीय जल का अध्ययन है हम कई प्रकार से कर सकते हैं। महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन हम अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे अगर हम अध्ययन करें तो हमारा पहला स्तर आता है सागरीय जल की ऊपरी सतह। इसकी जो मोटाई है वह लगभग 500 मीटर मानी जाती है और यह पाया भी जाता है कि 500 मीटर की गहराई तक समुद्र के जल का जो तापमान होता है वह 20 अंश से 25 अंश सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। चूँकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में क्षेत्रों में सूर्य जो होता है वह सीधा चमकता है, इसलिए तापमान का यह स्तर इसके आसपास के सागरों में तो साल भर बना रहता है, लेकिन मध्य अक्षांश में तापमान केवल गर्मियों में ही पाया जाता है। अगर हम द्वितीय स्तर पर चलते हैं तो
इस स्तर को हम ताप प्रवणता कहते हैं। यह 500 मीटर से शुरू होकर 1000 मीटर तक गहरा होता है। तीसरा स्तर है सबसे ठंडा स्तर। यह क्षेत्र जो होता है वह सबसे ठंडा माना जाता है। यह 1000 मीटर से शुरू होकर सागर के तल तक पहुंच जाता है, गहराई तक पहुंच जाता है। ध्रुवों के अक्षांशों पर यह तापमान 0 सेंटीग्रेड के आसपास तक रहता है। बच्चों, महासागर के जल का जो तापमान है उस पर बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसे अक्षांश रेखा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अक्षांश रेखा खींची गई है। पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा किस तरह से प्रभावित करती है? पृष्ठीय जल का जो तापमान होता है वह भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, अर्थात कम होता जाता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप की मात्रा जो होती है वह कम होती जाती है। स्थल और जल का असमान वितरण। स्थल और जल का असमान वितरण भी सागर के तापमान पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध के महासागर, ये देखिए यहाँ पर यह विषुवत रेखा है और यह उत्तरी गोलार्ध के महासागर हैं और यह दक्षिणी गोलार्ध के महासागर हैं। तो महासागरों की तुलना में भूमि के साथ अधिक विस्तृत रूप में संपर्क में होने के कारण यहाँ ऊष्मा अधिक प्रभावित होती है। अगर हम इसको देखें तो आपके साथ ये प्रश्न भी उठ सकता है कि किस गोलार्ध में महासागर अधिक मात्रा में दिखेंगे? कहाँ दिखेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर हैं वह दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में भूमि के साथ अधिक विस्तृत रूप में प्रभावित होने के साथ यहाँ पर ऊष्मा अधिक प्राप्त करते हैं। प्रचलित पवन हवा। भूमि से महासागर की ओर जो हवा बहती है, भूमि से महासागर की ओर जो हवा बहती है वह पवने पृष्ठीय जल को तट से दूर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे से ठंडे जल का उत्प्रवाह होता रहता है। इसके विपरीत महासागरों के तट की ओर प्रवाहित होने वाली जो हवाएं हैं वह उष्ण जल को तट के निकट लाती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। सागरी हवाएं भी हैं, सागरी धाराएं हैं। सागरी धाराएं, या हम इसको बोल सकते हैं महासागरीय धाराएं। उष्ण महासागरीय धाराएं जो होती हैं वह ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं। उष्ण प्रदेश 23.5 अंश उत्तर से 23.5 अंश दक्षिण, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की जो धाराएं हैं वह ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि जो शीत धाराएं हैं वह उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को कम कर देती हैं। जैसे उष्ण धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के निकट तापमान में वृद्धि कर देती है। इसके साथ ही साथ निम्न अक्षांशों में परिवेष्टित समुद्र जो होते हैं वह खुले समुद्रों की तुलना में अधिक तापमान दर्ज करते हैं, जबकि उच्च अक्षांशों में परिवेष्टित समुद्रों का तापमान जो होता है वह खुले समुद्रों की तुलना में कम होता जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम आज समुद्र जल की विशेषताएं, समुद्र जल का तापमान, उन पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सब के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की।
इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से अध्ययन कीजिए